गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने चैप्टर 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स लेसन समझ लिया था और बाद में हमने शब्दार्थ भी देख लिए थे। मुहावरे आपको लिखने को बोला था और याद करने को भी बोला था। अभ्यास है वो आपको बुक में नहीं लिखना है, लेकिन सिर्फ समझना था, वो भी हमने समझ लिया था। अब आगे चलते हैं स्वाध्याय। तो स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट है, सुनीता कितने समय तक अंतरिक्ष में रहकर लौटी? सुनीता कितने समय तक अंतरिक्ष में रहकर लौटी? तो आंसर लिखिए, सुनीता 194 दिन 194 दिन, 18 घंटे और 58 मिनट्स 58 मिनट अंतरिक्ष में रहकर लौटी। फिर से, सुनीता विलियम्स 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट्स अंतरिक्ष में रहकर लौटी थी। सेकंड है, सुनीता ने अंतरिक्ष में कितने प्रकार के रिकॉर्ड बनाया? सुनीता ने अंतरिक्ष में कितने प्रकार के रिकॉर्ड बनाए? आंसर लिखिए, सुनीता 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में रहकर रिकॉर्ड बनाया, अंतरिक्ष में स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया। अंतरिक्ष में स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया। अल्पविराम, अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे शैनॉन ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़कर अपना रिकॉर्ड बनाया है। फिर से एक बार देख लेते हैं। सुनीता ने 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में रहकर रिकॉर्ड तोड़ा। अल्पविराम, अंतरिक्ष में स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया। अल्पविराम, अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे का शैनॉन ल्यूसिक का रिकॉर्ड भी तोड़ा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री कौन कौन है? आंसर लिखिए, अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अलावा राकेश शर्मा, कल्पना चावला हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री थे। अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अलावा राकेश शर्मा और कल्पना चावला हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री थे। फोर्थ वाला, हमें किस बात का गर्व है? तो सुनीता विलियम्स, आंसर लिखिए, सुनीता विलियम्स गुजरात का गौरव थी। भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी थी। हमें इस बात का गर्व है।
अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स गुजरात का गौरव थी, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी थी। इस बात का गर्व है। 5th वाला, सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए? सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए? तो आंसर लिखिए। सुनीता ने कड़ी मेहनत करके अपना बचपन का सपना पूरा किया। अपना बचपन का स्वप्न पूरा किया। सुनीता ने कड़ी मेहनत करके अपना बचपन का सपना पूरा किया। लास्ट वाला देखते हैं। अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार की मुश्किलें आती है? अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार की मुश्किलें आती है? तो आंसर लिखिए। अंतरिक्ष यात्रा में सोने की मुश्किलें आती है। सोने की मुश्किलें आती है। अल्पविराम, खाने के लिए फूड पैकेट मिलते हैं। खाने के लिए फूड पैकेट मिलते हैं और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। फिर से देखते हैं। अंतरिक्ष यात्रा में सोने को नहीं मिलता, अल्पविराम खाने के लिए फूड पैकेट मिलते हैं और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन आंसर ये कंप्लीट हुआ। अब है क्वेश्चन नंबर 2, अंदाज अपना। तो ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना थी कि सुनीता विलियम्स वापसी आ रही है, इसलिए सब लोग थे वो खुश थे। हमें नारी का सम्मान करना चाहिए क्योंकि आज की नारी हर एक क्षेत्र में आगे है। सुनीता विलियम्स बनी। सुनीता पंड्या ने उसके फ्रेंड और उसके साथ जो अध्ययन कर रहा था उससे शादी की, इसलिए वो सुनीता विलियम्स बनी। कल्पना चावला हमारी कल्पना बन गई क्योंकि वो अंतरिक्ष से वापस नहीं लौट पाई, तो वो हमारी कल्पना में ही रह गई। ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझना था। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी आपको सिर्फ समझना है। पात्रों के परिचय दीजिए। तो इंदिरा गांधी कौन थी? आप सब जानते हो ना? सानिया मिर्जा, किरण बेदी, मल्लिका साराभाई, कल्पना चावला और पीटी उषा। तो आप इस सब के बारे में जानते हो। क्लियर? ये आपको लिखना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चित्र के आधार पर काव्य लिखिए। ये भी हमें नहीं करना है। परिच्छेद का शुद्ध रूप में अनुलेखन कीजिए। तो ये आपको देख के सिर्फ लिखना है। अब है सिर्फ पैराग्राफ पढ़ लेते। कुछ नया करने की लगन और उत्साह हो तो लक्ष्य तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। बचपन से ही सितारों की सैर का सपना देखने वाली कल्पना अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के बाद चांद पर उतरना चाहती थी। बचपन से ही उसके मन में अंतरिक्ष यात्री बनने की धुन सवार थी। एक बातचीत में कल्पना ने कहा था, मैं बचपन से जिस क्षेत्र में जाना चाहती हूँ वहाँ पहुँचने के लिए मैंने एक चोटी का जोर लगा दिया है। एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है मतलब खूब मेहनत की है। अब देखते हैं भाषा सज्जता है, वो भी आपको लिखनी नहीं है, सिर्फ समझना है। तो पहली है लिंग परिवर्तन। तो निम्नलिखित शब्द को पढ़िए और समझिए। देवर, तो उसका क्या होता है लिंग परिवर्तन करके? देवरानी। जेठ, जेठानी। सेठ, सेठानी। नौकर, नौकरानी। रुद्र, रुद्राणी। इंद्र, इंद्राणी। तो इस प्रकार अकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में आनी या तो आणी लगाने से स्त्रीलिंग बन जाता
है। अब है भाग्यवान तो भाग्यवती, बलवान तो बालवती, रूपवान तो रूपवती, पुत्रवान तो पुत्रवती। अब पहले में क्या था, र ठ जो आता है उसको काना लग जाता है और लास्ट में नी या तो अणी लिख देते हैं तो वो अकारांत पुल्लिंग स्त्रीलिंग में बन जाता है। जबकि ये भाग्यवान भाग्यवती है, इस प्रकार में पुल्लिंग शब्द के अंत में वान आता है, उसके बजाय वती लगाने से वो स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे वान भाग्यवान तो भाग्यवती, वान की जगह पे वती लगा देते हैं। वैसे ही नेक्स्ट बुद्धिमान तो बुद्धिमती, श्रीमान तो श्रीमती, तो मान की जगह पे मती लगाने से वो स्त्रीलिंग बन जाते हैं। नेता नेत्री, कर्ता कर्त्री, अभिनेता अभिनेत्री, विधाता विधात्री, तो इस प्रकार पुल्लिंग समता के अंत में ता के बदला त्री लगाने से स्त्रीलिंग बन जाता है। रोगी तो रोगिणी, वाहन तो वाहिनी, स्वामी तो स्वामिनी, सौभाग्यशाली तो सौभाग्यशालिनी, तो जहाँ रस्व दीर्घ था वहाँ पे जब उसको स्त्रीलिंग करते हैं इकारांत में तो उसमें रस्व आ जाता है और पीछे का है वो दीर्घ आता है और नी ही लगता है लास्ट में। तो इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में नी जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। नी प्रत्यय लगाने से पहले मूल शब्द तो इकारांत में बदलना होता है, मतलब कि वो दीर्घ हो तो उसको रस्व करना पड़ता है। इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में ई जोड़ने से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। वर वधु, पति पत्नी, विदुर विधवा, विद्वान विदुषी, सास ससुर, ननंद नंदोई, सम्राट सम्राज्ञी, साधु साध्वी, नर नारी। ऊपर जैसे कई शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका लिंग परिवर्तन करने के लिए शब्द का पूर्ण परिवर्तन करना पड़ता है, मतलब कि पूरा चेंज हो जाता है। जैसे कि सास है तो ससुर, नर है तो नारी। अब है ऊपर उदाहरण के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। तो ये आप एक लिखना है, साधु तो साध्वी, कुतिया तो कुत्ता, युवक तो युवती, पुत्र तो पुत्री, पाड़ोसीन तो पाड़ोसी, बाघ तो बाघिन, ठाकुर तो ठाकुरीन, सन्यासी तो सन्यासीन, सम्राट तो सम्राटीन और वर तो वधु। तो आपको ये लिखना है। अब देखते हैं आगे नया चैप्टर 4। उठो धरा के अमर सपूतो। उठो मतलब जगने को बोलते हैं उठो, धरा मतलब धरती, अमर सपूतो मतलब कि हमारे जो युवान पीढ़ी के नए बच्चे हैं उसको बोलते हैं कि अपनी धरती के लिए आगे बढ़ो, नया निर्माण करो। तो इस काव्य के लेखक है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 में रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। रोहता गांव है आगरा और उत्तर प्रदेश यूपी में हुआ था। 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हो गई थी। अनेक 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य है, 3 कहानी संग्रह है तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित है। इतना ऊंचा उठो उठो धरा के अमूर सपूतो, कौन सिखाता है चिड़िया को, चंदा मामा आ, पुन नया निर्माण करो, माँ यह वसंत ऋतु, हम सब सुमन, एक उपवन के उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ है। अब प्रस्तुत काव्यों में प्रकृति के जो तत्व है उससे प्रेरणा लेकर हमको ज्ञान का उपयोग करके देश के सपूतों को नव निर्माण का संदेश दिया जाता है कि जो युवा पीढ़ी है वो जो प्रकृति के सौंदर्य के जो रूप है अलग अलग, उससे सीख लेके अपना ज्ञान का उपयोग धरती माता के लिए मतलब कि अपने देश के लिए करना है, यही हमें सिखाता है। तो फर्स्ट लाइन है, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। मतलब कि हे भारत माता के सपूतों, हे भारत माता के अमर सपूतों, फिर से नई पृथ्वी का निर्माण करने की बात हो रही है। जन जन के जीवन में फिर नव स्फूर्ति नव प्राण भरो, मतलब कि गुलामी से अब मुक्त हो गए हैं। हर एक जन जन मतलब हर एक जीव है
वो जो गुलामी थी उससे दूर हो गए हैं। तो अब क्या करना है, फिर से नई चेतना, नया प्राण भरना है। नई स्फूर्ति वाली जो चेतना होती है अंदर, वो हमें फिर से निर्माण करना है, फिर से नए प्राण भरने हैं। नई प्रातः है, नई बात है, मतलब कि नई सुबह है, हमारे लिए नई सुबह हो चुकी है। सूरज की किरण है, नई किरण है, ज्योति नई, मतलब सूरज की किरण है, वो भी सुबह होने के बाद नई शुरुआत होती है उसकी भी, तो ज्योति नई है, मतलब उसका प्रकाश है वो भी नया है। नई उमंगे, नई तरंगे, हमारी उमंगे मतलब हमारी इच्छा है वो भी नई है, हमारे जो तरंगे मतलब कि हमारा जो विचार है वो भी नए होने चाहिए। नई आस है, सांस नई, मतलब कि नई आशा है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए नई नई आशा, नए नए सपने हम देखते हैं और उसके लिए सांस भी नई है, उसके लिए हमें मेहनत भी फिर से शुरुआत करनी होगी। युग युग के मुरझे सुमनों में भी नई नई मुस्कान भरो, मतलब कि जो अभी तक, युग युग मतलब अभी तक जो था, युग में मतलब हमारे देश में जो मुरझे हुए सुमन मतलब कि जो सूखे हुए फूल थे, सूखे हुए फूल मतलब कि जो फूल है वो कर्मा गया है, वैसा फूल है, उसको नई मुस्कान भरनी है। मतलब कि हमारे पास जो नया ज्ञान है उसको हमें दूसरों तक पहुंचाना है, नई दुनिया की निर्माण करनी है। उठो धरा के अमर सपूतों, पूर्ण नया निर्माण करो, मतलब कि हम आज़ादी से मुक्त हो गए, अब हमें हमारी नई दुनिया बनानी है। उसके लिए जो नवयुवानों है उसको अपने नए ज्ञान से पृथ्वी का नया निर्माण करना चाहिए। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वर में गाते हैं, जो डाली होती है उसमें विहग मतलब पक्षी जो बैठे हुए हैं उसके जो राग है वो भी नए नए आते हैं, सुबह उसकी नई होती है। गुन 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 करते भोरे मस्त उधर मंडराते हैं, मतलब कि जो भंवरे होते हैं वो भी अपना नया गाना गाते, पूरे उद्यान मतलब पूरा बगीचे में वो यहाँ से यहाँ मंडराते हैं, चलते फिरते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो, मतलब कि नया युग शुरू हो गया है, नया सुर छेड़ो, नया राग बनाओ और नया गान बनाओ, मतलब कि अपनी जो विद्या है सरस्वती की उसको आपने प्राप्त कर लिया है, नई ज्ञान को, वो ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाओ और नया जग का निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्कुराया है, रोज सुबह होते नई नई कली है वो भी नई खिल रही है और फिर वो फूल बनकर मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है, जैसे सूर्य का ताप जब उठता है तो वो सुनहरी रंग का होता है, वो जब धरती पे पड़ता है तो पूरी धरती सुनहरे रंग से चमक जाती है। नूतन मंगलमय ध्वनि से गुंजित जगजग उद्यान करो, हमारे पास जो नया ज्ञान है उसको शुभ काम करके पूरे उद्यान, पूरे जग, पूरे विश्व को निर्माण करना है। उठो धरा के अमर सपूतों, पूर्ण नया निर्माण करो, मतलब कि फिर से अपनी नई दुनिया बनाओ। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है, ये जो पृथ्वी है वो सरस्वती का पावन मंदिर है, उसको शुभ संपत्ति, आपका जो ज्ञान है अच्छा उससे तुम्हारी है, जो ज्ञान तुम्हें मिला है वो ज्ञान तुम्हारा है, तुमसे है हर बालक इसका, आपसे ही हर बालक में एक नया ज्ञान उसको मिलेगा। रक्षक और पुजारी आप ही हो, उसकी रक्षा भी आपको ही करनी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के, मतलब कि जो ज्ञान आपको मिला है उसके द्वारा दूसरों को भी ज्ञान पहुंचाओ और नव युग का आह्वान करो, नया युग बनाओ। उठो धरा के अमर सपूतों, पूर्ण नया निर्माण करो, मतलब कि नया जहाँ बनाओ। तो यहाँ हमारा एक काव्य है वो ख़त्म होता है और आगे हम देखते हैं शब्दार्थ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो ख़त्म होने के बाद पूछ लेना। निर्माण मतलब बनाना, गुंजित मतलब भोरे का गुंजार, भोरे की आवाज़, प्राय मतलब अक्षर, उद्यान मतलब बाग,
पुनः मतलब फिर, दोबारा। आह्वान मतलब ललकार, चुनौती। स्फूर्ति मतलब उत्साह। अभ्यास, आशय स्पष्ट कीजिए। ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, कि जो पहले का युग था जब हम आज़ाद नहीं हुए थे, इसकी वजह से जो फूल कर्मा गए हैं, जैसे कि पहले के लोग हैं वो मूंझ मूंझ कर जी रहे हैं, उसमें नई चेतना भरो, नया ज्ञान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, मतलब कि भारत माता के अमर सपूतों, जागो। आपके पास जो ज्ञान है उस ज्ञान से पुनः नया निर्माण करो, मतलब कि फिर से नई दुनिया बनाओ। कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है? तो कवि ने देश के सपूतों को बोला है कि अपने पास जो ज्ञान है उस ज्ञान का इस्तेमाल करके अपना नई दुनिया बनाओ। हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है, उनकी सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? तो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है? तो कि जो उद्यान है, जंगल है, ये सब हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, उसको हमें सुरक्षा करनी चाहिए। तो उसके लिए हम उसको अच्छी तरह से रख सकते हैं, उसका अच्छा निर्माण कर सकते हैं, दूसरों को भी इसके लिए जागृति दिला सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन है, वो आपको लिखने नहीं है, सिर्फ समझने थे। अब देखते हैं स्वाध्याय। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से क्या चाहते हैं? कवि माहेश्वरी जी धरा के सपूतों से क्या चाहते हैं? तो लिखिए, माहेश्वरी जी अमर सपूतों से कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से नए युग का निर्माण चाहते हैं। नए युग का निर्माण चाहते हैं। क्लियर? कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से नए युग का निर्माण चाहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं? कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं? तो लिखिए, कवि नई मुस्कान मुरझा गए फूलों पे देखना चाहते हैं। कवि नई मुस्कान मुरझा गए फूलों पे देखना चाहते हैं। थर्ड क्वेश्चन, देश के नव निर्माण के लिए आप क्या करना चाहेंगे? देश के नव निर्माण के लिए आप क्या करना चाहेंगे? तो देश के नव निर्माण के लिए मैं अपने ज्ञान का उपयोग करके नए जहान का निर्माण करूँगा। फोर्थ क्वेश्चन, इस कविता में कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे? तो आंसर लिखिए, इस कविता में नया निर्माण करने की बात है। नया निर्माण करने की जो बात है उसको मैं अपने जीवन में उतारना चाहूँगा। बस इतना ही आंसर लिखना है। आगे समझने के लिए सिर्फ बता रही हूँ, क्योंकि नया निर्माण अगर होगा तो हमारे जग है वो नई सपने देख सकेंगे। जो नए बच्चे हैं वो अपने नए नए सपने देख सकेंगे और अपना देश है वो आगे बढ़ेगा। अब है क्वेश्चन नंबर 2। आपको सिर्फ स्वाध्याय का क्वेश्चन नंबर 1 4 क्वेश्चन आंसर है वो लिखना है, बाद में क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है। दिए गए काव्य को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
तो खड़ा हिमालय बता रहा है डरो न आंधी पानी से। डटे रहो तुम अपने पथ पर कठिन तूफानों में। डिगो न अपने पथ से तुम तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे। तुम भी ऊंचे उड़ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। नभ मतलब आकाश। अटल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में। मिली सफलता उसको जग में जीने में मर जाने में। जितनी भी बाधाएं आई उन सब से ही लड़ा हिमालय। इसलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। तो अब नीचे थोड़े प्रश्न दिए गए हैं, उसके आंसर आपको लिखने हैं। तो पहला देखते हैं कि हिमालय हमें क्या संदेशा देता है। तो हिमालय हमें, आंसर लिखना, हिमालय हमें बिना डरे खड़े रहने का संदेश देता है। दूसरा है, मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए। मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए। तो आंसर लिखिए, मुसीबत आने पर हमें अटल रहना चाहिए। अटल मतलब कि उसके साथ जुड़े रहना चाहिए, उससे भाग जाना नहीं चाहिए। तो मुसीबत आने पर हमें अटल रहना चाहिए। कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा है। कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा है। तो आंसर लिखिए, कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा कहा है क्योंकि जितनी भी बाधाएं आई हिमालय अटल होके हर मुसीबत का सामना करता है। इसलिए हिमालय को सबसे बड़ा कहा है। फोर्थ है, इस काव्य का भावार्थ लिखिए। तो भावार्थ में आप इतना लिख सकते हो, आंसर लिखिए, हिमालय आंधी पानी कठिनाइयाँ तूफानों जैसी लाख मुसीबतों से अटल खड़ा रहा है। इसीलिए उसको सफलता मिली हुई है। इसीलिए हिमालय को सफलता मिली हुई है। क्वेश्चन 5, इस काव्य को योग्य शीर्षक दीजिए। तो आंसर लिखिए, सबसे बड़ा हिमालय। अब है क्वेश्चन नंबर 3, चित्र के आधार पर कविता लिखिए जिससे निम्नलिखित शब्दों का उपयोग हुआ हो। तो हमको काव्य नहीं लिखना है, सिर्फ वाक्य बनाना है। तो वाक्य बनाइए, एक उद्यान है, उसमें बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। फूल पे बहुत सी तितलियाँ घूम रही है। उस पे बहुत सारी तितलियाँ घूम रही है। नभ में बादल छाए हुए हैं। उद्यान में दो वृक्ष है। बादल से बारिश हो रही है। बादल में से बारिश हो रही है।
क्वेश्चन नंबर 4, अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए, ये हमको नहीं लिखना है। भाषा सज्जता, संज्ञा का प्रयोग कीजिए। आप संज्ञा के बारे में सीख चुके हैं। जैसे निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा ढूंढकर आपको भेद समझना है। तो सोना कीमती धातु है, गंगा पवित्र नदी है, उमंग दौड़ रहा है, दल जा रहा है, राजेश भय के कारण जंगल में नहीं गया। तो ऐसे संज्ञा है तो क्या क्या है, तो के सोना, गंगा, उमंग, दल, राजेश, ये सब संज्ञा है। निम्नलिखित विधान पढ़िए और समझिए। जयेश ने कीर्ति को साड़ी दी, बगीचे में एक लड़का है। जयेश ने कीर्ति को साड़ियाँ दी, बगीचे में कहीं लड़के हैं। तो देखो, जयेश ने कीर्ति को साड़ी दी और दूसरा वाक्य है जयेश ने कीर्ति को साड़ियाँ दी। तो जयेश ने कीर्ति को एक साड़ी दी, पहले वाक्य का मीनिंग क्या होता है, एक साड़ी दी। जबकि दूसरा वाक्य है जयेश ने कीर्ति को साड़ियाँ दी, तो बहुत सारी साड़ियाँ दी, एक साड़ी नहीं दी, बहुत सारी दिए। तो यहाँ एक वचन और बहुवचन का भेद है। बगीचे में एक लड़का है, एक लड़के की बात हो रही है, जबकि बगीचे में कई लड़के हैं, मतलब बहुत सारे लड़के हैं। तो यहाँ भी एक वचन और बहुवचन की बात हुई है। तो उपयुक्त वाक्यों में पढ़ने से पता चलता है कि पहले वाक्य में साड़ी से साड़ियाँ और दूसरे में लड़का से लड़के हो गया, तो यानी एक वचन का बहुवचन हुआ है। अब आप इस तरह से निम्नलिखित एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित कीजिए। मुझे लुटेरे का डर था, हमको लुटेरे का डर था। पक्षी ने उड़ान भरी, पक्षियों ने उड़ान भरी। उसने मुझे मिठाई दी, उसने मुझे मिठाइयाँ दी। निम्न, ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए और वाक्य में गाढ़े काले शब्द को समझिए। भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। बच्चे प्रार्थना करते हैं, बच्चों की प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाती। भाववाचक संज्ञा है प्रार्थना, क्योंकि प्रार्थना को हम दिल से महसूस कर सकते हैं, तो ये क्या हुआ, भाववाचक। जबकि जातिवाचक मतलब बच्चों की प्रार्थनाएं, सिर्फ प्रार्थना की बात नहीं है, प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाती, मतलब बहुत सारे बच्चे अगर प्रार्थना करें तो उसकी प्रार्थना बेकार नहीं जाती। नदी की चौड़ाई अधिक है, तो चौड़ाई है वो मापी नहीं जा सकती, जबकि भारत में नदियों की चौड़ाइयाँ अधिक है, तो एक से ज़्यादा नदी की बात हुई है। तो उपयुक्त वाक्य पढ़ने से पता चलता है कि पहले वाक्य में गाढ़ा शब्द प्रार्थना था, जो भावरूचक में था, और उनके साथ दिए वाक्य में प्रार्थनाएं लगाने के बाद वो जातिवाचक संज्ञा बन गई। पहला था वो भाववाचक था प्रार्थना, जबकि प्रार्थनाएं लगा तो वो क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा बन गई। भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है। बहुवचन में प्रयुक्त किए जाने पर ये जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। उपयुक्त उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित भाव संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करके वाक्य फिर से लिखिए। विज्ञान ने दूरी को कम किया है, तो विज्ञान ने दूरियों को कम किया है। विज्ञान ने बहुत सारी दूरियों को कम किया है। नदी की लंबाई अधिक है, तो भारत की नदी की लंबाइयाँ अधिक है। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के पढ़ेंगे। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हो, इसमें लिखना बहुत कम है। आज फेयर बुक कंप्लीट कर डालना। 3 से 5 तक सब लोग अपने अच्छे राइटिंग में अपना होमवर्क फेयर बुक में कंप्लीट करके भेज देंगे 3 से 5 बजे तक में। ओके, थैंक यू।